हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें कुन के घर को दिखाया जाता है और फिर हम कुन को देखते हैं जो कि छाता ओढ़े कहीं किसी को देख रहा होता है और देखने से ऐसा लगता है कि आज उसने कुछ अलग तरीके से कपड़े पहने हैं। और फिर हमें कुन के घर के नीचे का नज़ारा दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कुन से कहता है, आप कौन है? मैं यहाँ का जेड हूँ। और इस तरह से कपड़े पहन के क्या आप किसी के साथ जा रही हैं? और फिर जय की आवाज़ आती है। वो उस आदमी को देख के कहता है, सर मैं अपनी छोटी सिस्टर जो कि वेंतियाने से आई है उसको साथ लेके घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। फिर वही जेड उससे कहता है, क्या तुम्हारी कोई यंगर सिस्टर भी है? और जय कहता है, जी सर। और ये कपड़े लड़कियों के कपड़े होते हैं जो कि कुन ने पहने। और जेड फिर जय से पूछता है, और तुम्हारे मास्टर कहाँ है? फिर जय कहता है, वह तो मैनर में है और मैंने जान को कह दिया है कि उनका ध्यान रखे। और फिर जेड जैसे कहता है, वैसे तुम्हारे मास्टर ने पूरी तरह से मैच फुला दिया था पहले, और अब हम शांति से रह सकते हैं। और जेड फिर जय की बहन यानी कि कुन के पास जाता है और उससे कहता है, ओह क्या आप मुझे अपना फेस दिखा सकते हैं प्रीटी गर्ल? और कुन उसको अपने पास आते देख अपना चेहरा और छाता घुमा लेता है। और फिर जय उससे कहता है, नहीं सर। और फिर जय उनके सामने आता है, उनसे कहता है, ओ ये बहुत शर्मीली है और अब हम जाना चाहेंगे सर। और जेड उससे कहता है, क्या तुम जेलस हो? और मैं बस इसका चेहरा देखना चाहता हूँ, अगर ये सुंदर हुई तो ये मेरे कॉन्कुबाइन में से एक होगी। और टर्न होते हुए शर्माते हुए कहता है अपने चेहरे पे स्क्रैच करते हुए, और फिर मैं तुम्हारे पूरे घर वालों की ध्यान भी रखूँगा ताकि तुम्हें इस तरह के समलैंगिक मास्टर की सेवा का झंझट न उठाना पड़े। और मुझे ये देख के तुम्हारे लिए बहुत दया आती है। और उसके पीछे कुन उस पर गुस्सा करते हुए उसे लात मारने की कोशिश करते हुए कहता है, धत तुम। और जय उसको पकड़ के कहता है, सिस्टर रुक जाओ सिस्टर। और फिर जय कुन को पकड़ के उठा के लेके चल जाता है जल्दी से। और जेड से कहता है, हाँ मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मेरी बहन को बहुत जल्दी है। और जेड को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और वो बस उनको जाते हुए देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि जय कुन से कहता है, वो ये अभी भी थोड़ा सा बुरा है और हम लगभग अभी उसके हाथों पकड़े ही जाते मास्टर। और कुन उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और मुझे लगता है कि मैंने अपना भेष जितना हो सकता था उससे अच्छा कर लिया है, और क्या अब भी उससे मुझ पर संदेह होगा? और फिर अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, हे भगवान, सुंदर होना वाकई में बहुत मुश्किल है। तुम आखिर कैसे अपना भेष बदल सकते हो, वो भी बिना किसी के नज़र में आए? और कितना अच्छा हो गया वो तुम्हें नोटिस ही ना करे। और उस अराजकता को एक दिन हो चुका है और देर सुबह सावधानी थोड़ी कम हो गई थी, इस वजह से मेरा वहाँ से भागना आसान रहा। और मुझे नहीं पता अगर तुम्हारे साथ वहाँ कुछ और होता तो क्या होता। और मैं बस ये आशा ही कर सकता हूँ कि जल्दी से मैं अपने मिस्टेक्स को फिक्स कर लूँ बिना किसी नुकसान के। और उसी समय हमें दिखाया जाता है घरेलू नौकर को, जो कि कुन के कपड़े पहने हुए कुन की जगह में वहाँ पे बैठा होता है। खिड़की से झांक रहे जेड को देख के अपने मन में कहता है, मैं पक्का उसके हाथों पकड़ा जाऊँगा, और अगर ऐसा हुआ तो पक्का ये बहुत ही बुरा होगा। और फिर हमें गांव का नज़ारा दिखता है और फिर हम देखते हैं कुन और जय को। कुन इतनी भीड़ भाड़ को देख के जैसे कहता है, आखिर ये विलेजर्स किस चीज़ को देखने के लिए इतना भीड़ लगा रखे हैं? क्या ये कोई अनाउंसमेंट है जो कि रॉयल कोर्ट से आया है यहाँ? और एक विलेजर्स कहता है किसी से, ये क्या पढ़ रहे हैं? और उसके पास खड़ी एक औरत कहती है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है जैसे ये काफ़ी अर्जेंट है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रायल का अनाउंसमेंट होता है और इस घोषणा में मोहन कौशल पे आरोप लगाए होते हैं राजद्रोह के। और हमें मोहन कौशल दिखाया जाता है जंजीरों में जकड़ा हुआ और जेल में कैद। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है और फिर हमें एक औरत दौड़ते हुए आते हुए दिखती है जो कि अपने भाई को आवाज़ लगाते हुए कहती है, भैया। और वो कहती है,
राजा चायचेट ने शाही फरमान जारी किया है। और उसका भाई चश्मा संभालते हुए उसे देखता है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए घोषणा की कॉपी बना दी है। और उसका भाई चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, जनता के सामने सजा की घोषणा करना। और फिर वे घबराते हुए अपने भाई से कहती है, जब मॉम कौशल को इस तरह की सजा दी जाएगी तब हमें क्या करना चाहिए। और उसका भाई उससे कहता है, मैंने सुना है कि जिस दिन असेसियन पकड़े गए थे, और मैंने ये सुना है कि वॉडेट ने राजा चायचेट को ये गवाही दी कि कौशल ही वो व्यक्ति था जिसने की आदेश दिया था। और वह कहता है, क्या राजा चायचेट ने सच में इस गवाही पे विश्वास कर लिया और अपने ही भाई को पनिश करने का ऑर्डर दिया। और वास्तव में इतना बड़ा मामला ये तो राजधानी की अदालत में भेजी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ कोर्ट ने इतनी जल्दी ऐसे फैसला सुना दिया। फिर उसका भाई उससे कहता है, वह संभवतः अपना मौका चूक जाने से डर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी कौशल से अपना पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ लिया। और फिर वो लड़की गहरी सांस छोड़ के कहती है अपने भाई से, अगर उस दिन आपने वॉडेट के साथ ऐसा नहीं किया होता तो शायद चीज़ें इस तरह से नहीं होती। और फिर वो लड़की अपने भाई को देखते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप किस बात से नाराज़ हैं। भले ही वॉडेट आपको लंबे समय से पसंद करता हो, पर फिर भी अपने ही साथियों को इस कदर मार देने की सोच कैसी। और उसकी ये सब बातें सुनकर के उसका भाई थैला उठा के आगे बढ़ने लगता है और कहता है उससे, हाँ ठीक है, ये मेरी गलती है। और फिर उसकी बहन उससे कहती है, भैया आखिर आप कहाँ जा रहे हो। और फिर वो कहता है, मैं कौशल के पास जाके इस बारे में बात करूंगा और समूह के साथ बैठक करूंगा। और फिर वह चलते हुए वॉडेट से हुई उसकी बात के बारे में सोचता है, उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने ये कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि ये रिजल्ट पॉइजन की वजह से है, इस वजह से मैंने तुम पे विश्वास कर लिया, जबकि मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद करने की कोशिश भी की और तुमने फिर से हमें धोखा दिया। और फिर हम देखते हैं कि वो ये सब सोचते सोचते नाव से उस जगह पे पहुंच जाता है। और फिर वो वहाँ पे आके आगे पीछे देखता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। और अभी भी वो उसी बात को सोच रहा होता और मन में कहता है, मैं सच में इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकता। हमारे ग्रुप सीम सुधार से, और अंदर हमें एक ग्रुप की मीटिंग दिखती है और ये इन्हीं लोगों का ग्रुप होता है। फिर हमें सीम के बारे में बताया जाता है। सीम एक ऐसा राज्य था जिसमें वे शांति और स्थिरता के साथ रहता था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता था, और ये सभी दिशाओं से व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। हालांकि ये एक आदर्श जगह था, पर जिसे शासक वर्ग ने नीचा समझा। मजदूर वर्ग जैसे कि सर्फ और दास राज्य की मेजॉरिटी का बहुमत थे। नोबल द्वारा उनसे काम करने के लिए पहले कोरवी के कारण भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो पैसे जो कि वो लोग बहुत ही मेहनत के कारण कमाते थे, उसे उस महान भूमि मालिक को सौंपनी पड़ी जिसने कि अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर वे अपने नागरिकों पर दबाव डालते हैं कि वे देश के शासक होने का दावा करें और अपना एहसान वापस लें। ग्रामीणों की मानी जाए तो जो योग्यता और करिश्मे में विश्वास करते हैं, वे जन्म लेने वालों को शासक के रूप में ही देखते हैं। ज़्यादा प्रार्थना करना अपने लिए ही फायदेमंद रहता है और उनका देश गलत को सही मानता है। सब कुछ विचलित है, लेकिन निचले स्तर के कुलीन लोग अपने स्वामी के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। इसीलिए हम सत्ता हासिल करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों के समूह बनाते हैं, सुधार कर उसे सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण बनाएगी। और फिर एक दिन अचानक ही मॉम कौशल को इस समूह के अस्तित्व के बारे में पता चला, और कई लोग अंदर आते हैं जिनको देख कर के अंदर के ग्रुप के लोग डर जाते हैं। और उनमें से एक कहता है, हम अधिकारियों द्वारा पकड़े गए हैं। नहीं, देखने से तो ये लोग व्यापारी लग रहे हैं। और कौशल अंदर आते हुए उनसे कहता है, डरो नहीं, स्टाइल में खड़े होते हुए, और कहता है, काम डाउन, मैं अब शाही दरबार के लिए काम नहीं करता। और ग्रुप के लोग उसको देख के कहते हैं, हे, ये तो मॉम कौशल है। और कोई उससे कहता है, क्या आपको रिहा कर दिया गया है? और फिर बताया जाता है
अपनी खोई हुई पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए और उससे भी ज़्यादा बड़ी शक्ति पाने के लिए वह महत्वपूर्ण प्रस्ताव के साथ यहाँ पे आता है। और कौशल उनसे कहता है, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फिर हमें बताया जाता है मोहन कौशल की महत्वाकांक्षाएं पहले की राजाओं से अलग थी। उन्होंने देश को पश्चिमी देशों के अनुरूप चलाने के लिए विदेश से ज्ञान और प्रौद्योगिकी लाने का प्रस्ताव रखा और सरकार के स्वरूप को सामंती शासन से बदलकर केंद्रीय राज्य बनाया। दो कुलीनों के कार्यक्षेत्र और अधिकार को सीमित करने के लिए जनशक्ति और संसाधन दोनों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में लाया गया। राजधानी में केंद्रीकृत शक्ति ताकि इससे आसानी से प्रबंधित किया जा सके और बनाया जा सके सीमित मॉडर्न नेशनल स्टेट। और फिर हमें संगठन को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, कर राज्य और उच्च कुलीन वर्ग निश्चित रूप से इसकी अनुमति नहीं देंगे। और दूसरा कहता है, यदि गृह युद्ध हो जाए तो आप क्या करेंगे? किसी शक्तिशाली व्यक्ति को गिरफ्तार करने से उन सैनिकों को खून देखने की आवश्यकता नहीं होगी जो लड़ने के लिए मजबूर हैं। और फिर मोहन कौशल कहता है, शायद आप जानते होंगे कि चिंता करने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। इस कारण उपनिवेशवाद निकट आने लगा है और अगर हम देश की राजनीति को इस तरह कमज़ोर और पिछड़ा होने का इजाज़त देंगे तो जल्द ही खतरा हम पर आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा बाहर के देशों से प्राप्त की थी। इसीलिए उसे देश के बाहर की स्थिति को हमसे बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला। और फिर कोई अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहता है, लेकिन ऐसा करने से गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और फिर हमें बताया जाता है, हम एक साथ जुड़ते हैं क्योंकि हम लोगों के जीवन में सुधार करना चाहते हैं। उन्होंने उनके साथ एक राजनीतिक गठबंधन बनाने की सहमति व्यक्त की, यानी कि कौशल ने। फिर कोई कौशल से कहता है, तो आपके पास क्या प्लान है? क्या आप अपने भाई से सिंहासन छीन लेना चाहते हैं? और फिर हमें बताया जाता है, बिना उपयोग किए ये जानने में सक्षम। और फिर कौशल कहता है, इन सब बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मोहन कौशल कहता है, आपको शाही दरबार में यथासंभव अधिक से अधिक असंतुष्ट लोगों को एक साथ लाना होगा ताकि विभिन्न देशों में अभिजात वर्ग को बढ़ावा दिया जा सके। और फिर बताया जाता है कि उनका पर्पस मातृभूमि के लिए ये सब करना था। और फिर कौशल कहता है, और बस अब उस दिन का इंतज़ार करना है जबकि अनाउंस हो जाए कि अथॉरिटी मेरे द्वारा सीज कर ली गई हो। इसीलिए यहीं पे ये करते हैं समाप्त। धन्यवाद।